सिर्फ एक चीज का हमें पता नहीं है कि अर्तुल के नापाक हाथ कहां तक पहुंच चुके हैं। हो सकता है उसके हाथ हमारे अंदर तक पहुंच चुके हों। गद्दार कौन है, हमजा या अब्दुर्रहमान? कबीले में जाओ और अर्तुल भाई को खबर दो। नोयान सुल्तान के महल में मौजूद जासूस से मुलाकात करने वाला है। वो कल रात कुर्त बोगजी के मकाम पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में गुमस्तेकिन आगे की मनसूबा बंदी करता है और कहता है कि जब तक गुंदोगदो और ट्यूतेकिन का पटा हमारे हाथ में है, अर्तुल कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे बच्चों की शादियों के बाद कुरकुत को भी मार दिया जाएगा। इसके बाद वो एक खत निकालता है और कहता है, यह सादुद्दीन कोपिक ने मुझे भेजा है और कहा है कि वो मुझ पर मुकम्मल एतमाद करता है और हर तरह की मदद करेगा। मुझे मार्ग्रेव का ओहदा मिलने के बाद तुर्कों के तमाम कबीले मेरे अंडर आ जाएंगे और इस चीज़ को ना ही सुल्तान अलाउद्दीन और ना ही अर्तुल रोक पाएगा। सादुद्दीन और मैं दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं और वो है अर्तुल की मौत। दूसरी तरफ सलजान अपना एक अलग खैमा बना लेती है। कोकचे वहाँ पहुँचती है और उसे कहती है, तुमने ऐसा करके अच्छा किया है, अब तुम्हारा हाइमा खातून के पास रहना ठीक नहीं लगता। सलजान कहती है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने ऐसा किया है। दूसरी तरफ नयान अपने डेरे पर तानगुत और उलू बिलगे से कुछ अहम गुफ्तगू करता है। सिर्फ एक चीज का हमें पता नहीं है कि अर्तुल के नापाक हाथ कहां तक पहुंच चुके हैं। हो सकता है उसके हाथ हमारे अंदर तक पहुंच चुके हों। गद्दार कौन है, हमजा या अब्दुर्रहमान? इतने में हमजा और अब्दुर्रहमान एक आदमी को पकड़कर वहां लाते हैं। हमजा कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक हमने सबको मार दिया है और इसको अपने साथ लाए हैं ताकि आप इससे मालूमात हासिल कर सको। नोयान उठता है और बगैर बात किए उस आदमी को मार देता है और कहता है, हवाएं, परिंदे, भेड़िए और हर तरह की मखलूकात मेरे कान में सरगोशी करती हैं और मुझे सब कुछ बता देती हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें इस आदमी को यहाँ लाने की जहमत नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो हमजा और अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। तुम लोग थक गए होगे, जाओ और सो जाओ। कल मैं अपने एक वफादार कुत्ते से मुलाकात करूँगा। वो सुल्तान अलाउद्दीन के महल में मेरा जासूस है। मैं उसको कुर्त बोगजी के मुकाम पर मिलूंगा और इस लंबे सफ़र में तुम दोनों को भी साथ लेकर जाऊंगा। फिर नोयान उनको जाने को कहता है। दरअसल ये खबर नोयान ने जानबूझकर उन दोनों को दी थी क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि गद्दार कौन है और कौन यहाँ से निकलकर अर्तुल को ये अहम खबर देने जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुल और हकीम अर्तुक अहलत से वापसी के सफ़र पर रवाना होते हैं। रास्ते में एक जगह वो रुकते हैं। अर्तुल कहता है, एक दिन हम भी इस सरजमीन पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजारेंगे और इंसाफ का बोलबाला होगा। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून गुंदोगदो के खेमे में जाती हैं और कहती हैं कि गोंजा गुल से तुम्हारी शादी करीब है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन सलजान भी तुम्हारी बीवी है और मेरी बेटी है, इसलिए उसे इस तरह कोने में मत फेंको और उसको भी वक्त देने की कोशिश करो। गुंदोगदो कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश वालदा। दूसरी तरफ दवान बामसी को मजाक में छेड़ता है, जिसके बाद वो दवान को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। इस दौरान दवान गिर जाता है और देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी होती है। दवान लगातार उसे देखना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ होने लगा है। वो लड़की मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती है। इसके बाद तुर्गत दवान को कहता है, मोहब्बत का परिंदा तुम्हारे दिल पर उतर आया है भाई, अब से तुम्हें कभी चैन नहीं आएगा। इसके बाद वो लड़की आयतुलन के पास जाती है। इस लड़की का नाम बानो जिजिक था। आयतुलन उसे खुश आमदीद कहती है और कहती है कि तुम एक लंबा सफ़र करके आई हो, इसलिए जाकर आराम कर लो। दवान उसका पीछा करना शुरू कर देता है लेकिन उसे बात नहीं कर पाता। दूसरी तरफ गुंदोगदो सलजान के पास जाता है और उसे एक तरफ बुलाकर बात करता है और कहता है कि मुझे हाइमा खातून ने समझाया है, तुम भी मेरी बीवी हो, इसलिए गोंजा गुल से शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ भी वक्त गुजारा करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरा ज़हन तब्दील हो जाएगा। ये सारी बातें गोंजा गुल भी छुप कर सुन लेती है। गुंदोगदो के जाने के बाद वो गुस्से में सलजान के पास जाती है और कहती है, गुंदोगदो से दूर रहो, लेकिन सलजान उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। फिर गोंजा गुल उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और कहती है, मुझे पता है उस बूढ़ी औरत को तुमने मारा था, तुमने जो कड़ा उसे दिया था वो उसकी लाश पर मौजूद था। वो कड़ा तुम्हारे जुर्म का सबूत है और मेरे पास है। अगर आइंदा तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर दूंगी और जिरगे में तुम्हें मौत की सजा दिलवाऊंगी, इसलिए तुम गुंदोगदो से दूर रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गुंदोगदो ट्रेनिंग एरिया में सिपाहियों के पास जाता है और उन सबको इकट्ठा करके खिताब करता है और कहता है,
میرے ایک طرف کائی قبیلے کے سپاہی کھڑے ہیں اور دوسری طرف دو درگا کے، لیکن آج کے بعد میں ایسا نہ دیکھوں۔ تم دونوں ایک ہی فوج کے سپاہی ہو، اس لیے آپس میں اتحاد اور بھائی چارہ قائم کرو۔ اتحاد کے بغیر تم دشمن کو شکست نہیں دے سکو گے۔ اس کے بعد وہ دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کو آپس میں گلنے ملنے کو کہتا ہے، جس کے بعد سب سپاہی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور آپس میں مکس ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں دوان وہاں پہنچتا ہے۔ وہ بانو ججے کا پیچھا کرنے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ گندوگدو اس سے پوچھتا ہے، اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ بامسی بول پڑتا ہے، یہ محبت انسان کو بیوقوف بنا دیتی ہے بھائی۔ گندوگدو دوان کو کہتا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گندوگدو ترگت کو اشارہ کرتا ہے۔ ترگت سب کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، آج تویتیکن بھائی صحت مند ہو کر واپس آ گئے ہیں اور گندوگدو بھائی بھی سپاہیوں کے کمانڈر بن گئے ہیں، اس لیے ان دونوں کے لیے نعرے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد سب سپاہی تویتیکن بھائی زندہ باد اور گندوگدو بھائی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسری طرف تانکوت چھپ کر ایک جگہ جاتا ہے اور اوگیڈے خان کی طرف ایک خط لکھتا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے، میں آپ کے حکم کے مطابق نویان کے ہر قدم کی جاسوسی کر رہا ہوں۔ وہ ارطل کے خلاف بے بس ہو چکا ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری فوج کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد تانگوت پنجرے سے کبوتر نکالتا ہے اور اس کے ذریعے خط روانہ کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک منگول سپاہی وہاں آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ حمزہ ابھی تک سو رہا ہے، لیکن عبد الرحمن یہاں موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف دوان ایک بار پھر چھپ کر بانو ججی کو دیکھنے لگتا ہے۔ بانو ایک برتن خریدنے میں مصروف ہوتی ہے۔ اتنے میں ترگت اور بامسی دوان کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ اور بانو کو اپنے دل کی بات بتا دو، جس کے بعد دوان ہمت کر کے بانو کے پاس چلا جاتا ہے۔ بانو برتن خرید کر جانے لگتی ہے تو دوان اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، برتن میں اٹھا لیتا ہوں۔ بانو کہتی ہے، نہیں، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوان باز نہیں آتا اور اسے برتن لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش میں برتن گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ بانو غصے سے چلی جاتی ہے، جبکہ ترگت اور بامسی دوان کے پاس آ کر کہکے مارنے لگتے ہیں اور اسے چھیڑنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف عبد الرحمن غار میں گائکلی کے پاس پہنچتا ہے۔ قبیلے میں جاؤ اور ارطغرل بھائی کو خبر دو، نویان سلطان کے محل میں موجود جاسوس سے ملاقات کرنے والا ہے، وہ کل رات کرت بوگزی کے مقام پر ہوں گے۔ گائکلی اسے کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی نے کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری وہاں ختم ہو چکی ہے اور اب آپ نویان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ ارطغرل بھائی کو لگتا ہے کہ نویان کو آپ کی اصلیت کا پتہ چل گیا ہے، لیکن عبد الرحمن اس بات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے، مجھے پتا ہے نویان کو مجھ پر شک نہیں ہے اور میرا واپس جانا بہت ضروری ہے تاکہ میں ریاست کے غدار کے بارے میں پتہ لگا سکوں۔ گائکلی اسے پھر روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عبد الرحمن اس سے گلے مل کر واپس نویان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جس پر گائکلی پریشان ہو جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔